ये शुद्धिकरण में हम अब वर्ण ज्ञान को समझते हैं। मैंने आपको वर्ण बताए, अक्षर बताए, मूल वर्ण बताए, कुल वर्ण या कुल अक्षर बताए हिंदी में, जो कि 52 हैं। अब हम जानते हैं कुछ वर्णों के बारे में जिनमें भ्रांतियां हैं, जिनको कुछ विशेष रूप से जान लेते हैं। पहला वर्ण तो वही है जो मैं पिछले वीडियो में भी थोड़ा बता चुका हूं कि हम लोग अच्छी तरह समझें। ये ड है, ये ड है और ये अंग है। इन तीनों वर्णों को अच्छी तरह हम समझें। ये ड वर्ण है, ये ड वर्ण है और ये अंग वर्ण है। इसका प्रयोग किसी शब्द की शुरुआत में होता है। जैसे हमें लिखना है डमरू, डमरू। इसका जो प्रयोग है वो किसी शब्द के शुरू में नहीं होता। शुरू के बाद में अगर कोई वर्ण कहीं आ रहा है, उसकी ध्वनि की पूर्ति, इसकी ध्वनि की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग हो जाता है। जैसे आप देखोगे पेड़, तो पेड़ को पेड़ लिखना अनुचित है। बाद में ध्वनि आती है तो वो कोमल ही आ सकती है। कठोर ध्वनि का बाद में प्रयोग नहीं होता, कठोर ध्वनि का शुरू में प्रयोग होता है। अब बात आ गई अंगय की। तो अंगय की जो ध्वनि है वो बिल्कुल अलग है। ये तो पंचम वर्ण है, ये कै वर्ग का पंचम वर्ण है और इसे अंगय बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में आप इस रूप में आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। हालांकि ये है तो अंगय ही, ये हम इसको थोड़ा आइडिया लगाने के लिए जान रहे हैं। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे है। क्योंकि पंचम वर्णों का जो प्रयोग होता है वो अनुनासिक ध्वनियों के लिए होता है। तो देखिए इसका प्रयोग किस तरह होगा। हमें लिखना है गंगा, यह है गंगा। इसको हम दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं गंगा, गंगा है ये। इसको तीसरे रूप में हम लिखेंगे गंगा। यहां हमने अनुस्वार का प्रयोग कर दिया, लेकिन इस अनुस्वार का प्रयोग यहां पर हमने इस अनुस्वार के स्थान पर अंगय लिखा है, अंगय, और अंगय आधा करके लिखा है। तो परंपरागत जो संस्कृत व्याकरण है उसमें इसी तरह से लिखने का निर्देश था। अब नई हिंदी में मानक जो हिंदी है उसमें अनुस्वार से लिखा जाने लगा। जल्दी में लिख सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन इसकी मूल व्याकरणिक स्थिति देखें तो ये होगी, ये इसमें कै का पंचम वर्ण अंगय आधा होकर आया है। तो इसका प्रयोग यही होता है। इसका प्रयोग ऐसे शब्दों में कहीं नहीं है। और बालक विद्यार्थीगण जो हैं वो इसमें बड़ी त्रुटि कर देते हैं। वो इसकी और इस वर्ण के जो है वो अंतर को ठीक से नहीं जानते हैं, और ठीक से नहीं जानने की वजह से इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर देते हैं, इसके स्थान पर इसका प्रयोग कर देते हैं, और वो दोनों शब्द ही गलत हो जाते हैं। तो आज के बाद इन तीनों वर्णों को अच्छी तरह समझ के रखेंगे। इसके बाद मैं अगली बात बता रहा हूं वर्णों में। देखिए इसके पश्चात हमारे पास 3 वर्ण ऐसे हैं जिनका हमारे लिए उच्चारण बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है।
इन तीनों वर्णों का। सबसे पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। इसे कहते हैं तालव्य श, इसे कहते हैं मूर्धन्य श, और इसे कहते हैं दंते स। देखिए, अब आप इस बात को समझ लीजिएगा, जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा तालु में स्पर्श करेगी। जिह्वा का तालु में स्पर्श करने के कारण इसका नामकरण तालव्य श हुआ है। इसे कहेंगे, इसका उच्चारण करेंगे श, श। और इसका नामकरण मूर्धन्य हुआ है। कारण यह है कि इसके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मूर्धा से स्पर्श होता है। मूर्धा से स्पर्श होता है। कंठ और तालु इनके मध्य स्थान होता है मूर्धा, उससे स्पर्श होता है जीभ का अग्रभाग। इसे कहेंगे उच्चारण में ख, यानी ये श और ख के बीच की सी ध्वनि है। अवधी भाषा में तो जब ऐसे लिखते हैं तो ये जो मूर्धन्य श आया है, इसका ख के नजदीक उच्चारण हो रहा है। ये लक्ष्मण के लिए शब्द आता है। तो समझने की बात यही है कि इसे कहेंगे श, इसे कहेंगे श, इसे कहेंगे श, इसे कहेंगे श, और इसे कहेंगे स। ये दंते स है। दंते, इसमें जीभ का अग्रभाग दांत से स्पर्श होता है। दांत की पिछली जो मूल है, दांत के मूल में जीभ स्पर्श करती है और उच्चारण होता है स, स। देखिए स, अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसमें दांत को स्पर्श कर रही है जीभ। देखिए, इसको तालु से स्पर्श करेगी श, ख, स, श, ख, स। इस तरह तीनों में फर्क है, उच्चारण का भेद है। एक बात। इससे अगली बात, वर्णों की हम चर्चा कर रहे हैं शुद्धिकरण की दृष्टि से कि हमें त्रुटियां ना आए कहीं भी। अगली चीज है, इसे हम हिंदी में गे बोलते हैं, गे। और गे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें ग और ये का सम्मिश्रण है, लेकिन नहीं। वास्तव में इसमें आधा जय और पूरा य का मिश्रण है, और इसे बोलना चाहिए जय। तो सच है ये जय है, लेकिन हिंदी में परंपरा में आ गया और इसे गे बोला जाने लगा। किंतु वास्तविकता यही है कि ये जय है। तो ये भी एक बात समझने की है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इसे आप जय ही बोले, आप गे बोल सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए इस बात का कि ये जय है। सच में इसे हम पढ़ते हैं ज्ञान, मगर ये वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं, ज्ञान है। ये विज्ञान है, विज्ञान नहीं विज्ञान है। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार, संस्कृत आचार्यों से भी पूछें तो वे इसे विज्ञान ही कहेंगे, क्योंकि ये जय है।
ये समझने की बात है। और जब इसे हम जय कहेंगे तो हमें ये अच्छी तरह मालूम होगा कि इसमें आधे जय और पूरे ये का मिश्रण है। गे मानने की वजह से यहाँ बहुत भ्रांति होती है और प्राय लोगों में गलतियाँ हो जाती हैं। इसके बाद अब हम आगे की बात करेंगे और इससे आगे की जो बात आ रही है वो है, हमारे पास कुछ और ध्वनियाँ भी हैं जिनमें एक ध्वनि है उसे हम कहते हैं अर्ध चंद्र। ये आगत ध्वनि है दोस्तों, आगत ध्वनि। आगत ध्वनि का मतलब है ये दूसरी भाषाओं से आई है और अंग्रेजी से आई है ये ध्वनि। ये आगत ध्वनि अर्धचंद्र क्या है, ये इस तरह लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है इसका प्रयोग बताता हूं मैं आपको। देखिए, कॉलेज, कॉलेज, ऑस्कर, कॉलेज, ऑस्कर। और प्रयोग बता रहा हूं, डॉक्टर। ये जो ऊपर लगाया जा रहा है ये अर्धचंद्र कहलाता है, आधा चांद, अर्धचंद्र। इस अर्धचंद्र की जो ध्वनि है वो आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। आ तथा ओ के बीच की ध्वनि। इसके बीच में जो ध्वनि होगी वो है अर्धचंद्र की ध्वनि। यानी ये न तो कॉलेज है ना कॉलेज है, बल्कि ये कॉलेज है। ना ऑस्कर है ना ओस्कर है, ऑस्कर है। ये ना डॉक्टर है ना डॉक्टर है, डॉक्टर है। तो दोनों के बीच की ध्वनि को हमें पकड़ना है। दोनों के बीच की जो ध्वनि है वो अर्धचंद्र है और अंग्रेजी के इन शब्दों में इसका प्रयोग होता है। तो ये भी हिंदी में व्यवहृत हो रही है ध्वनि, इसलिए इसका भी हमने अध्ययन किया और जान लिया। इसके बाद में अब दो ध्वनियाँ बच रही हैं जिनको हम जान लें। देखिए, एक ध्वनि है जिसे हम कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार ध्वनि जो है वो इस तरह लगाई जाती है, जैसे हंस। दूसरी है अनुनासिक ध्वनि। अनुनासिक ध्वनि, यह अनुनासिक ध्वनि कैसे होती है? जिसे हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में चंद्र बिंदु। इसे हम दूसरे शब्दों में चंद्र बिंदु कह सकते हैं। ये चंद्र बिंदु है। इन दोनों में क्या अंतर है मैं अभी आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये हंस, ये हंस, पर्याप्त अंतर है दोनों में। ये हंस तो एक पक्षी है और ये हंस, हंसने की क्रिया है। तो दोनों में बहुत अंतर हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु में कितना अंतर है। इसका मैं एक और उदाहरण यहाँ पे दे दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एक शब्द है अंगना और दूसरा शब्द है ये जो अंगना शब्द है इसका मतलब होता है स्त्री, नारी। जैसे नृत्यांगना, नृत्य करने वाली स्त्री। जैसे वीरांगना, वीर की पत्नी या वीर की स्त्री। तो ये अंगना क्या है? स्त्री। लेकिन ये अंगना क्या है? घर का आंगन, घर का चौक। तो आप समझ गए कितना ज्यादा अंतर हो गया दोनों में, पर्याप्त अंतर है।
आप यूं मान सकते हैं कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। जैसे ये गंध है, जब इससे तद्भव बनता है गांधी, तो चंद्र बिंदु हो जाता है। इसी तरह से आप और देखेंगे, अंध है और इससे तद्भव होके बन जाता है आंधी। ये तत्सम ध्वनि है, ये तद्भव ध्वनि है। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। इस प्रकार हमने इन ध्वनियों का अध्ययन और किया। इसके बाद में अब हम शब्दों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। एक बार देखो कितना हुआ।